कैसे कैसे अपने वक्त का सबसे बड़ा शोमैन आज जेनजी के नज़दीक सिर्फ एक मीम की हैसियत रखता है? क्यों इनका प्रोडक्शन हाउस जिसका नाम आबाद था, यानी आमिर, बुशरा, अहमद और दुआ, आज वीरान है? क्यों वो अपने आखिरी वक्त में अपने उसी खुदादाद कॉलोनी के घर में थे जबकि उन्होंने अपने लिए इतने बड़े बंगले बनवाए? आज ये आमिर लियाकत हुसैन की डॉक्यूमेंट्री का दूसरा पार्ट, और आज हम इस वीडियो के अंदर उनकी ज़िंदगी के इन्हीं कुछ पहलुओं पर बात करें। कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पैसे को, शोहरत को और उस मकाम को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो शायद डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन नहीं ले सकते। खैर, डॉक्टर साहब की रमज़ान ट्रांसमिशन अपने उरूज पर थी और वो ज़िंदगी में तकरीबन सब कुछ ही हासिल कर चुके थे, सिवाय उस एक चीज़ के जो उन्हें एमकेएम में होने की वजह से हासिल नहीं करने दी गई, यानी प्राइम टाइम करंट अफेयर शो होस्ट बनना। वो अब तक ये नहीं कर पाए थे और वो जियो से इसी चीज़ की डिमांड करने लगे कि उन्हें हामिद मीर की तरह, या फिर आज की रॉ में देखा जाए शाहजेब खानज़ादा या वसीम बदामी ही की तरह, एक प्राइम टाइम करंट अफेयर शो होस्ट करने दिया जाए, जो कि उन्हें जियो ने नहीं दिया, मगर दूसरे उन्हें देने को तैयार थे और वो दूसरे चैनल चले गए। एक बार फिर वो बोल न्यूज़ चले गए। यहाँ डॉक्टर साहब को प्राइम टाइम करंट अफेयर शो मिला जिसका नाम था ऐसे नहीं चलेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमिर लियाकत हुसैन, मैं पाकिस्तान हूं और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल बोल की स्क्रीन। और शायद डॉक्टर साहब को नहीं पता था वाकई कि कैसे चलेगा, क्योंकि वो आओ देखते ना ताओ, वो इस शो में हर किसी को एक तराजू में रखते। हाँ, वो उनके पुराने बॉस मीर इब्राहिम हो, उनके अपनी पार्टी के चेयरमैन इमरान खान हो, या उनके पुराने कलीग वसीम बदामी, या फिर उनके सबसे पुराने दोस्त मोहसिन दुरानी ही क्यों ना हो, वो सबको एक जिल्लत के तराजू में रख देते। बाद में वो खुद इस चीज़ पर नादिम थे, मगर तीर कमान से निकल चुका था और इंडस्ट्री उनसे मुंह फेर चुकी थी। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल ने इस शो को सहाफ़ियों की तस्लील करार दिया और पैमरा ने ना कि सिर्फ इस शो पर बल्कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन पर भी टेलीविज़न से बैन लगा दिया। उनका साथ सब छोड़ चुके थे सिवाय उस एक इंसान के जो उनके साथ शुरू से खड़ी थी, यानी बुशरा आमिर। और आज भी अगर उनकी सोशल मीडिया पोस्ट देखी जाए तो आपको महसूस होगा कि वो आज भी वाहिद है जो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के साथ खड़ी हुई। मगर 30 दिसंबर 2020 डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन बुशरा आमिर को तलाक देते, और बुशरा आमिर को सबसे ज़्यादा दुख इस बात का था कि उन्होंने वो तलाक उन्हें कॉल पर दी, और वो भी अपनी दूसरी बीवी तूबा आमिर के कहने पर। अब डॉक्टर साहब ने स्टेप टूवर्ड्स चेंज लेने का फैसला किया और वो चेंज का दावा करने वाली सबसे बड़ी पार्टी में चले गए, यानी पीटीआई में। वो पीटीआई की टिकट से इलेक्शन लड़े और एनए 245 की सीट जीती और उसके साथ ही कौमी असेंबली में भी जा पहुंचे, मगर इमरान खान की कुर्बत कभी हासिल नहीं कर सके। दूसरी तरफ तूबा से आमिर की शादी तो हुई, मगर तूबा ने ये शादी एक चार्मिंग इंसान से की थी, एक एनर्जेटिक इंसान से की थी, जो कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन शायद अब नहीं रहे, क्योंकि उनकी सारी फेम शोहरत तो उनकी पहली ज़ौजा बुशरा आमिर लेके गई। ये वो आमिर थे ही नहीं जिनके आगे पीछे लोग घुमा करते थे। इनकी शख्सियत में अब वो बात ही नहीं रही। अब वो लोग जो हर जगह से बस आमिर लियाकत हुसैन को अपने चैनल पर बुलाना चाहते थे, अब उनसे बात करना पसंद नहीं कर रहे थे। और फरवरी 2022 को तूबा ने भी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन से खुला ले लिया। पर डॉक्टर साहब नहीं रुके। उन्होंने अगले ही दिन 18 साल की दानिया शाह, जो कि टिकटॉकर थी, उनसे शादी कर ली। अब डॉक्टर साहब मीमर्स की नज़र हो गए थे और डॉक्टर साहब भी सोशल मीडिया अटेंशन को फुल एंजॉय कर रहे थे। अब डॉक्टर साहब की गुफ्तगू अब्रप्ट हो चुकी थी। वो जिसको जो दिल चाहता कह देते और बाद में उसकी मीम्स बन जाया करती थी। और अब ये वही वक्त था जब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन नशे के आदी हो चुके थे और दानिया शाह से इनकी तीसरी शादी
وہ بھی صحیح ثابت نہیں ہوئی۔ ایک بار پھر لیک ویڈیوز کا سلسلہ شروع ہو، مگر اس بار نہ ہمت دینے کے لیے سلمان اقبال تھے اور نہ کندھا دینے کے لیے بشرا عامر۔ اب ڈاکٹر صاحب بالکل اکیلے رہنے لگے اور وہ ڈپریشن میں چلے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے اسی خداداد کالونی کے گھر میں رہنا شروع کر دیا جہاں سے انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ اس وقت وہ صرف اتنا چاہتے تھے کہ وقت پیچھے چلا جائے۔ ان کی وہ بیوی جو انہیں ہر لمحہ ساتھ دیتی تھی یعنی بشرا واپس آ جائے، اور ان کے بچوں سے ہونے والی رونق وہ ان کے گھر میں واپس آ جائے، مگر افسوس اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور 9 جون 2022 کو خبر ملی کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین اپنے خداداد کالونی کے گھر میں بے جان پائے گئے۔ ڈاکٹر صاحب اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے۔ اہم خبر دیں گے آپ کو۔ ایم پی اے پی ٹی آئی جمال صدیقی کا یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین انتقال کر گئے ہیں۔ ان کے ملازم نے یہ بتایا ہے کہ ایم این اے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ خبر سامنے آ رہی ہے۔ ایم پی اے پی ٹی آئی جمال صدیقی نے یہ تصدیق کی ہے کہ ان کے ملازم نے یعنی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے ملازم نے یہ بتایا ہے کہ عامر لیاقت حسین اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ جس عروج کو ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے دیکھا شاید پورے پاکستان میں کسی نے نہیں دیکھا، اور اس عروج پر رہ کر صحیح فیصلے کرنا شاید یہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نہ کر سکے۔ دکھ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آخری وقت میں پستی میں تھے۔ کئی لوگ زندگی میں عروج پاتے ہیں اور اپنے آخری وقت میں پستی میں ہوتے ہیں، مگر ڈاکٹر عامر لیاقت حسین عبرت بنتے ہیں۔ دکھ یہ نہیں کہ وہ اپنے آخری وقت میں پستی میں تھے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جنہیں عروج ملتا ہے اور وہ اپنے آخری وقت میں پستی میں ہوتے ہیں، مگر ڈاکٹر عامر لیاقت حسین عبرت بن گئے۔ ہمیں ان کی زندگی سے سبق لینا چاہیے کہ عروج اور زوال اللہ کے ہاتھ میں۔ جو لوگ ہمارے اپنے ہیں انہیں ہمیشہ اپنے ساتھ لے کر چلیں۔ اللہ پاک ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے اور ان کے درجات بلند کرے، آمین۔ آپ سے ملتے ہیں ایک اور ڈاکومنٹری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔